नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इसमें विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार महिलाओं को पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा मिलना है उसके संबंध में सामाजिक प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं, उसकी एक सम्यक विवेचना की जाएगी, जिसमें यह एक एकेडमिक डिस्कशन का बिंदु होगा, एक शैक्षणिक टीका टिप्पणी का बिंदु होगा कि उसके क्या प्रभाव ऑब्लिक दुष्प्रभाव समाज में पड़ रहे हैं और क्या सरकार को इसका कोई संज्ञान लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि वो मैटर क्या था या क्या है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार सहदायिकता यूनिट में दादा, बेटा और पोता अंकित किया गया था। वर्ष 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से इस सहदायिकता यूनिट में दादा, बेटा, बेटी और पोता को जोड़ दिया गया, यानी इसमें बेटी को जोड़ दिया गया। ध्यान रहे कि इसमें पोती को नहीं जोड़ा गया। आइए अब आते हैं इसके सामाजिक प्रभावों ऑब्लिक दुष्प्रभावों पर, इसकी सम्यक विवेचना करते हैं जो आए दिन आप और हम समाज में देख रहे हैं। संपत्ति में हिस्सा देने की बात यह उसी प्रकार की है जिस प्रकार रिश्वत न लेना है न देना है वाला एक्ट और नियम है, दहेज न लेना है न देना है वाला नियम है। लोगों की मनोवृत्ति से इसका गहरा संबंध है। मेरा यह कहना है या मेरा यह मानना है कि अगर पैतृक संपत्ति में अथवा माता पिता द्वारा अपनी खुद की कमाई गई संपत्ति से अगर बेटी को कुछ संपत्ति दी जाती है अथवा प्रॉपर हिस्सा दिया जाता है तो इसमें माँ बाप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आखिर 2005 में यह फैसला क्यों देना पड़ा कि पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा दिए जाए। इसका मतलब है कि 1956 से लेकर 2005 के बीच में जो माता पिता थे वे खुद ही अपनी बेटी को संपत्ति में प्रॉपर हिस्सा नहीं दे रहे थे। और 2019 या 20 के आसपास एक और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें यह कहा गया कि 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, यानी उसके पहले का भी 2005 से पहले का भी अगर कोई बहन या बेटी है और उसको ऐसा लगता है कि उसको हिस्सा चाहिए तो उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। अब इस पे कुछ सवाल स्वाभाविक है कि इसमें कुछ न कुछ सवाल, एक चूँकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सवाल खड़े होंगे। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं या लोग जो मेरे साथ चर्चा करते हैं या लोग आपस में चर्चा करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, उनके हिसाब से या समाज में देखा जा सकता है कि चर्चा का बिंदु है कि अगर बाप ने अपनी संपत्ति से ज़्यादा बैंक से कर्ज लिया हुआ हो अथवा लोगों से कर्ज लिया हुआ हो तो बाप के मरने के बाद उस संपत्ति से ज़्यादा अगर कर्ज है तो क्या बेटी उस कर्ज में हिस्सेदारी निभाएगी? उस कर्ज को चुकता करने के लिए बेटी आगे आएगी? इसमें आम धारणा यही है कि नहीं। बैंक भी जब लोन वसूली के लिए नोटिस करता है तो वह बेटों को ही करता है। कम से कम यह मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि किसी बैंक ने किसी बेटी को लोन वसूली के लिए नोटिस भेजा। दूसरे लोग यह भी चर्चा करते हैं कि बेटी को शादी के समय जितना भी प्रकार का खर्च होता है या जितना उसके शादी के साथ उसको दिया जाता है और जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ उसके पति का भी
अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है। तो महिला को यह देखकर ही लोग अपनी बेटियों का शादी करते हैं अमूमन, कि लड़का अच्छे परिवार का हो और उसको अच्छा धन संपत्ति पड़ता हो, खेत में हिस्सा पड़ता हो, कितना खेत है, कितना मकान है, वाटेवर जो। तो बहुत लोग अपनी हैसियत से बढ़ कर करके बहुतों को अपनी बेटी की शादी के लिए ज़मीन बेचना पड़ता है। उस ज़मीन को बेच कर वो अपनी बेटी का पिता या भाई अपनी बेटी या बहन का अच्छे से ब्याह करते हैं, ताकि कल के डेट में वह बेटी या बहन उनके ऊपर उसको आश्रित होने की ज़रूरत ना पड़े, वह स्वावलंबी रहे, अपने अपने घर में शांति से रहे, सुखी से रहे। संपत्ति विवाद के कारण अब देखिए कि एक ब्याहता बेटी अगर अपने मायके में हिस्सा मांगती है तो निश्चित रूप से उसका अपने भाई और भौजाई, भाई भाभी से भी उसका रिश्ता खराब होना तय है। दूसरे कि जब वह लड़की का जिस घर में शादी हुआ है उसकी भी कोई ननद होंगी, कुछ ननद होंगी। अब वह ननद जो है उससे भी संपत्ति में और इसकी ननद अपने मायके में संपत्ति की डिमांड कर सकती हैं, हिस्सा मांग सकती हैं। तो उस महिला के लिए अगर वह मायके से हिस्सा लेती है और उतना हिस्सा उसको ननद को देना पड़ता है या उससे ज़्यादा हिस्सा ननद को देना पड़ जाता है, तो उस लड़की के लिए फ़ायदा क्या हुआ? उसका तो भाई भौजाई से भी संबंध खराब हो गया और उधर ननद नंदोई से भी संबंध खराब हो गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मायके में हिस्सा लेना चाहती हैं लेकिन ननद को हिस्सा देना नहीं चाहती। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मायके में हिस्सा नहीं लेना चाहती लेकिन उनकी ननद उन पर चढ़ी हुई है कि वो वहाँ हिस्सा लेंगी। बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जहाँ महिलाएं अपने मायके में हिस्सा नहीं लेना चाहती लेकिन उनका निकम्मा पति जो है, लालची पति जो है, अपने ससुराल से हिस्सा मांगने के लिए अपनी पत्नी पर दबाव बनाए हुए है कि हिस्सा मांगो। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इससे एक सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ था वह टूट रहा है, बिखर रहा है। संपत्ति चीज़ ही ऐसी है। भाई और बहन का रिश्ता पवित्र होता था, यहाँ संपत्ति को जोड़कर उनको गोतिया बना दिया गया। महाभारत काल आपने भी सुना होगा। महाभारत में क्या हुआ, चचेरे भाइयों के बीच किस प्रकार का संपत्ति के लिए विवाद हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, ये भी आप लोगों को मालूम है। यानी भाई भाई को गोतिया बन जाने के कारण, संपत्ति विवाद के कारण, इवन अपने सगे भाइयों में संपत्ति विवाद के कारण क्या नहीं होता है ये भी आपको पता है। अगर उस समय क्या होता है, जब भाई भाई में विवाद होता है तो बहन और बहनोई आकर के लोगों को समझाते हैं, अपने भाइयों को भौजाइयों को समझाते हैं और एक बीच का रास्ता निकालते हैं, मध्यस्थता करते हैं ताकि इनके बीच बंटवारा आसानी से हो जाए और लोग हिंसा से बचें, आपसी तनाव से बचें, मानसिक परेशानियों से बचें। उस समय लोग अपनी बहन का बात सुनता है, बहन का बात सुनता है। लेकिन क्या आज की तारीख में जब बहन खुद संपत्ति में हिस्सेदार होगी तो क्या वो उसकी बात सुनेगा? उसकी बात कौन भाई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। और अगर भाई और बहन गोतिया बन जाते हैं संपत्ति के विवाद, संपत्ति के मामले में, तो आज की तारीख में भी बिना संपत्ति की डिमांड के भी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो भाई को राखी नहीं बांधती। और अगर ये संपत्ति का मामला बीच में आ जाता है तो कितनी बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी और कितने भाई अपने बहन से राखी बंधवाएंगे, यह सिर्फ कल्पना करने की ही बात होगी। यह आसानी से समझा जा सकता है। अब आते हैं एक बिंदु पर, कोई भी व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर के ही राज्य और फिर देश बनता है। तो अगर हम इस समाज को, एक परिवार को और समाज को विखंडित करेंगे, इस तरह रिश्तों में तनाव के कारण जो परिवार और समाज विखंडित हो रहे हैं, आपसी तनाव बढ़ रहे हैं लोगों के बीच में, रिश्तों को शंकाओं की दृष्टि से देखा जाने लगा है, उससे किसी का भला होना नहीं है। इससे सारे रिश्ते खंड हो रहे हैं और रिश्तों को शंकाओं की दृष्टि से देखा जाने लगा है। एक संपत्ति चीज़ ही ऐसी है। संपत्ति का जहाँ मुद्दा आता है वहाँ दोस्त भी, सगा दोस्त भी, बहुत जिगरी दोस्त भी अलग अलग हो जाते हैं और उनमें खूनी जंग शुरू हो जाती है।
ये तो देखने की बात है, अनुभव करने की बात है। बिंदु यह नहीं है, बिंदु यह है कि क्या महिलाओं को पहले संपत्ति प्राप्त नहीं थी? क्या माता पिता अपने बेटी को अच्छे जगह पे शादी ब्याह नहीं करते थे? मैंने कई अनुभव हैं, मैंने कई घरों में ऐसा देखा है जहाँ पिता और भाई ने ज़मीन को बेचकर अपनी बहन का ब्याह किया है और खुद से अच्छे घर में ब्याह करने की कोशिश की। वह भाई जो बेरोजगार है वह भी यह कोशिश करता है कि उसकी बहन का ब्याह नौकरी पेशा वर्ग से हो जाए, नौकरी पेशा लड़के से हो। तो उसकी शादी में, एक लड़की की शादी में जो खर्च होता है, जो उसे उपहार दिया जाता है, तो उसके बाद लड़की शादी के बाद अपने घर जाती है, फिर वह ज़मीन के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करती है, तो उसके ऊपर जो शादी में खर्च हुआ, जो कि अमूमन जो मिनिमम खर्च है वो तो होगा ही शादी में खर्च, और उसके बाद जो उसके उपहार इत्यादि दिए गए उसमें जो खर्च हुआ, तो उस संपत्ति के हिस्सेदारी में फिर उसको बराबर का हिस्सा कैसे मिल सकता है? वो खर्च कहाँ जाएगा? बहुत सारे मामले ऐसे हैं 1970-75 में जिन्होंने अपनी बहन का ब्याह किया ज़मीन बेचकर। उस समय उस ज़मीन की कीमत उतनी नहीं थी जितनी वह ज़मीन अगर आज बची रहती तो उस ज़मीन का कीमत आज बहुत ज़्यादा रहता। तो आज की तारीख में भी फिर वो दावा करेंगी ज़मीन के हिस्सा में, तो उस समय जो उनके ऊपर जो उतने ज़मीन जो माइनस हुआ उनके शादी के कारण या संपत्ति माइनस हुआ, उसका आकलन कौन करेगा कि कितना संपत्ति उनके शादी में खर्च हुआ और उस समय उस संपत्ति, उस ज़मीन का कीमत कितना था और आज उस ज़मीन का कीमत कितना ज़्यादा बढ़ चुका है? यह कंपैरिजन कौन करेगा? इसका हिसाब किताब कौन निकालेगा कि आज की तारीख में उनको कितना हिस्सा बनता है अथवा नहीं बनता? कि हमें रिश्तों को भी बचाना है और पब्लिक की राय भी इसमें ली जानी चाहिए कि आखिर पब्लिक इसमें क्या कहता है। मान लीजिए कुछ स्टेट्स में ऐसा प्रचलन है कि बेटी को हिस्सा देना प्रचलन में, हमें लिंग भेद नहीं करना है, हम चाहते हैं कि संविधान कहता है लिंग भेद नहीं करना है, बेटे और बेटी दोनों बराबर है, उन्हें हिस्सा दे दिया जाए, ठीक है। अगर तो फिर उस सिद्धांत पे भी अमल करना चाहिए, एक सीधा सिद्धांत पे कि जब बेटा और बेटी दोनों बराबर ही हैं तो फिर रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, फिर महिलाओं को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? जब बेटा और बेटी दोनों को संविधान के अनुसार बराबर ही मान लिया गया, फिर उनके लिए अलग से संविधान की धारा 15(3) में विशेष महिलाओं के लिए विशेष उपबंध क्यों किया गया है अगर बेटा बेटी दोनों बराबर है? तो जाहिर है कि संविधान भी इस बात को मानता है, संविधान भी एक व्यवस्था के तहत काम करता है। लिंग भेद न करने का मतलब संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं हो सकती, लिंग भेद न करने का मतलब या समता का अधिकार का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी भी लिंग वाले को अपने से दोयम दर्जे का नहीं समझना है, जिसमें थर्ड जेंडर भी शामिल है इसमें, कि उन्हें भी दोयम दर्जे का ना समझा जाए, उन्हें भी उनका भी उचित स्थान है समाज में, उनको भी इज्जत की दृष्टिकोण से देखा जाए। इसका ये मतलब नहीं कि हो सकता कि उन्हें संपत्ति में हिस्सेदारी ही दी जाए। अगर सब कुछ समान ही है तो फिर धारा 15(3) में उनके लिए विशेष उपबंध क्यों है कि महिलाओं के लिए अलग से विशेष उपबंध की जा सकती है? तो चीज़ों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में, व्यापक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है और हमको अपने समाज को खंडित होने से भी बचाना है। संपत्ति के लिए पूरे रिश्तों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। होता क्या था, जब अगर स्त्री या पुरुष दोनों बराबर ही हैं तो कल के डेट में महिला यह भी कर सकती है कि शादी के बाद विदा होकर करके वह पुरुष के यहाँ क्यों जाएगी, पुरुष उसके यहाँ क्यों नहीं आएगा। मेघालय के भी कुछ क्षेत्रों में या कुछ समाज में मातृसत्तात्मक परंपरा चलती है, जहाँ शादी के बाद पुरुष की ही विदाई हो जाती है महिला के यहाँ। महिलाएं बाहर काम करती हैं और पुरुष घर में बच्चे संभालते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चे संभालते हैं। तो वहाँ भी अगर देखा जाए तो कहने वाला तो पुरुष वहाँ भी कर सकता है कि उसके साथ वहाँ लिंग भेद हो रहा है, लेकिन बात लिंग भेद की नहीं है, बात तो एक व्यवस्था की है। आखिर कोई ना कोई एक व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे वह मातृसत्तात्मक हो या पितृसत्तात्मक हो। अगर लोगों को पितृसत्तात्मक समाज नहीं पसंद है तो इसे मातृसत्तात्मक ही बना दिया जाए।
तो अगर पितृसत्तात्मक समाज रहेगा, जो कि श्री राम के समय से परंपरा चली आ रही है और संविधान में भी यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, तो जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, तो श्री राम के समय से चली आ रही परंपरा पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा के मुताबिक पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? यह तो एक मौलिक अधिकार फिर दूसरे मौलिक अधिकार को काटेगा। इसलिए 1956 में भी बनाए गए हैं, जो एक्ट बनाए गए थे उन पर भी व्यापक परिचर्चा हुई होगी, संविधान में, संसद में इस पर चर्चा हुई होगी। मेरा यह मानना है कि आज भी इस बिंदु पर, चूँकि समाज में तनाव बढ़ रहे हैं, केस मुकदमे बढ़ रहे हैं, भाई बहन में विभाजन की दीवार खींची जा रही है, खींच रही है, अतः ऐसे मामलों में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए को जो सामाजिक व्यवस्था भी देखनी है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए इन बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। उसे जनता की आम राय भी लेनी चाहिए इस बिंदु पर, जनता क्या कहती है। आखिर जब यह एक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोक की बात सुनी जानी चाहिए कि जनता क्या कहती है। अगर जनता तैयार है तो ठीक है, अगर जनता तैयार है तो फिर जनता खुद से अपनी बेटियों को संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं दे देते? आखिर उसके लिए किसी आदेश की क्या जरूरत है? तो जाहिर है जनता उसके लिए तैयार नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, बंटवारानामा लोग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बंटवारानामा कराने में उन्हें वंशावली दिखानी पड़ेगी। वंशावली में वो बेटी और बहन का नाम नहीं शो कर रहे हैं, जिसके कारण दुष्परिणाम ये हो रहा है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट नहीं होंगे, अद्यतन नहीं होंगे, जिसके कारण कई और भूमि विवाद पनपेंगे। जहाँ तक मेरे संज्ञान में मामला है, 2005 के पहले भी कुछ महिलाओं ने सिविल कोर्ट में केस किया था संपत्ति में हिस्सा के लिए। उस समय भी कोर्ट ने, 2005 के पहले भी सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि बेटा और बेटी दोनों में संपत्ति को बराबर हिस्सेदारी में बांट दिया जाए। तो ये तो उस समय भी लागू था। आज के डेट में जब ये आदेश आ गया है, तो जब ये आदेश आ चुका है, तो इसके कारण जो है हो क्या रहा है कि जो माफिया लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं, दबंग लोग हैं, जो विवाद पैदा करना चाहते हैं, विवादी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, वो कर क्या रहे हैं कि जहाँ भाई बहन में तनाव है, अथवा बहन के यहाँ जा कर के वो बहन के यहाँ से आवेदन दिलवाते हैं और उसको औने पौने दाम में उस ज़मीन पर, जाहिर है कि बंटवारा हुआ भी नहीं, और बिना बंटवारा के ही उस ज़मीन पर वो बहन से कोई भी उसके हिस्से का ज़मीन, जाहिर है बंटवारा तो हुआ नहीं, इसलिए कोई भी ज़मीन बहन से वो औने पौने दाम में लिखवा लेते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि वो उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और भाई और बहन के बीच भयंकर आजीवन तनाव हो जाता है। यानी औने पौने दाम के लिए बहन जो है अपनी ज़मीन किसी उसी गांव के किसी दबंग को बेच दे रही है और वो उस पर कब्जा कर ले रहा है दबंग। यहाँ तो संज्ञान में ये भी मामला है कि बहन ने केस नहीं किया, बहन ने रजिस्ट्री नहीं की, उसके हस्बैंड ने किसी को रजिस्ट्री कर दिया। अब ज़रा बताइए कि दामाद का ससुर के ज़मीन में कब से हिस्सेदारी हो गई भाई? जो महिला नहीं लेना चाहती, उसका बेटा भी कहीं कहीं अपने नाना के ऊपर केस कर रहा है संपत्ति के लिए। तो रिश्तों में एक तनाव आ चुका है। एक आम जागरूक भारतीय नागरिक की हैसियत से यह मेरे निजी विचार है। ये गलत सही कि को जज आप करेंगे, जनता आप हैं, जज आप करेंगे कि आदेश क्या है, नहीं है, क्या होना चाहिए, नहीं, समाज में क्या स्थिति है। क्योंकि कोई भी आदेश समाज की मान्यताओं के अनुरूप अथवा समाज को लेकर के उसको जागरूक करने के पश्चात ही लिया जा सकता है, वरना अनेक प्रकार के भूमि विवाद पैदा होंगे, तनाव पैदा होगा, इससे समाज अस्थिर होगा, समाज टूटेगा, जिससे अंततः राज्य कमज़ोर होगा, फिर देश कमज़ोर होगा। तो सोचने की बात है और ये कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह मेरा एक निजी विचार है, समाज में जो मैं देख रहा हूँ उसकी सिर्फ मैं व्याख्या कर रहा हूँ, उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आपने भी देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं यह बात कोई अपने मन से कह रहा हूँ, आपको भी अनुभव होगा, आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हो सकते हैं। समाज को
हो सकता है कि आपने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया हो, समाज के कई तबकों में आपकी पैठ हो, ऐसी समस्याएं अभी सुनते होंगे। अब तो घर लगता है घर घर की कहानी बनने जा रही है, जिसका दुष्प्रभाव कई जगह देखने को मिल रहा है। ऐसे भी कोर्ट्स में इतने सारे मामले लंबित हैं। इनसे तो और समस्याओं की बाढ़ आ सकती है, कोर्ट्स में विवाद की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि कोई भी आसानी से तो अपने मन से तो संपत्ति में हिस्सा देने से रहा। जहाँ तक मेरा आकलन है, कोई भी माँ बाप या भाई अपने बेटी या बहन को स्वेच्छा से तो हिस्सा देने से रहा, और अगर उसको हिस्सा देने को बाध्य किया जाएगा तो आज न कल वह दिन भी आ सकता है जब भाई स्वयं कहेगा कि ये अपना हिस्सा तुम लो और जा कर के अपनी शादी खुद ही, अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लो और अपनी शादी खुद ही कर लो। कहीं ईश्वर वह दिन भी ना दिखाए। इस प्रकार का परिवेश चल रहा है। कुछ लोग मुझ पर दकियानुसी होने का आरोप लगा देते हैं। मैं दकियानुसी नहीं हूँ, मैं रूढ़िवादी भी नहीं हूँ, लेकिन समाज की परंपराओं का ध्यान रखना, समाज को अपने अनुरूप मोड़ना। मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि समाज के सारे लोग प्रोग्रेसिव हो जाएंगे अचानक एक आदेश से या एक एक्ट बना देने से। रिश्तों के भयंकर तनाव को सरकार को भी झेलना पड़ेगा, विवाद को सरकार को भी झेलना पड़ेगा। कई माता पिता जिन्होंने अपने बेटी को हिस्सा दे दिया अथवा कोशिश किया, उनके घर में भयंकर गृह कलह है, और कई मामलों में विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने माँ की गोली मारकर हत्या कर दी। आपने भी सुना होगा, ऐसा देखा होगा। ऐसा भी संज्ञान में है कि माँ ने बेटी को हिस्सा दे दिया और बेटे ने माँ की देखभाल करना छोड़ दिया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब सभी भाई माँ बाप को देखभाल करना छोड़ देंगे तो क्या महिलाएं अपने ससुराल में अपने माता पिता को ले जाएंगी? उनको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा तो क्या वो अपने माता पिता की देखभाल अपने ससुराल में ले जाके करेंगी? क्या यह फिजूल है? तो अगर यह फिजूल है तो ससुराल, जहाँ की ऑलरेडी उनको अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदारी है, तो क्या वहाँ वे अपने सास ससुर की सेवा कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो बहुत बढ़िया। अमूमन सब लोग जानते हैं कि सास और बहू का अमूमन नहीं पड़ता, वहाँ भी तनाव है। तो बात हिस्सेदारी की नहीं है, बात यह है मनोवृत्ति को चेंज करने की। और संपत्ति के ये सब सारी चीज़ें तब पैदा हुई हैं जब संपत्ति के दाम बढ़ रहे हैं, जब ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं। वरना कल के डेट में जब ज़मीन की कीमत बहुत कम थी तब ये सब विवाद नहीं थे, तब ये सब केस मुकदमे नहीं होते थे इतने, और न इतने तनाव थे। आपसी रिश्ते को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। और सच्चाई ये है कि हमें भी रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और हमें भी उसका गंभीरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि जो लड़की है, जो भी महिला है, वो भी किसी बेटे बेटी का माँ बाप बनेगी, और फिर उसे भी यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तब उसके लिए एक निर्णय लेना बहुत कठिन होगा कि वह क्या करे। आम पब्लिक को भी अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ इस मैटर की चर्चा करनी चाहिए, ताकि वे इस बात को ऊपर में उठाएं, या स्थानीय विधायक के साथ उनको चर्चा करनी चाहिए ताकि इस बात को विधानसभा में उठाएं। स्थानीय सांसद के साथ उनको आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए ताकि इस बात को लोकसभा में उठाया जा सके, संसद में उठाया जा सके। यह कोई छोटा मोटा बिंदु नहीं है। आने वाले समय में एक बहुत ही विकराल रूप धारण करने वाला है, और एक घर घर की कहानी होने वाली है, जिसमें हम सभी लोग इसमें उलझने वाले, जिसमें सबों की मानसिक शांति भंग होने वाली है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनेगा। ये समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा ये
बहुत बड़े विधि व्यवस्था का कारण बनेगा। समाज में तनाव बढ़ेगा, बिखराव बढ़ेगा, परिवार टूटेंगे, जो किसी के हित में नहीं होगा। सब कुछ को संपत्ति से नहीं तौला जा सकता है, रिश्तों को तो बिल्कुल भी नहीं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होने पर बहुत आसानी के साथ सहजता महसूस करते हुए अपने मायके में आकर रह लेती हैं, क्या संपत्ति में हिस्सा लेने के बाद वे उसी सहजता के साथ आ पाएंगी? रिश्तों में तनाव रहेगा। जैसे ही वो हिस्सा मांगेंगी वैसे ही बिखराव बढ़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस बिंदु पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान दिया जाए, ताकि यह सबके हित में, हमारे आपके हित में, पब्लिक के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद।